सुप्रभात बच्चों, प्रार्थना कुर्मः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मचित्तशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा, निःशेषजाड्यां पहा। हम लोग पीछे की कक्षा में सामान्य हिंदी की भाषा का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने देखा कि भाषा दो, गद्य और पद्य दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। और गद्य के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन प्राप्त कर रहे थे कि गद्य क्या है, गद्य का आविर्भाव कहाँ से होता है और कितने युगों में बांटा गया है। तो हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल को देखा और आधुनिक काल को कई युगों में बांटा गया है। इसमें हम पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र युग को देख चुके हैं। अब आगे हम देख रहे हैं गद्य की विधाएँ। ये हम देखा कि विधाओं के आधार पर गद्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में हम कहानी, उपन्यास, नाटक अनेक विधाओं का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और द्वितीय श्रेणी में आत्मकथा, यात्रा, विद जीवनी जैसे संस्मरण का हम अध्ययन करते हैं। तो प्रथम श्रेणी में हमने देखा निबंध और कहानी, उपन्यास, तीन को देख चुके हैं और हम चलते हैं नाटक की ओर। नाटक क्या है अर्थात हमने गद्य के आधार पर सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाने वाले शब्द ही गद्य साहित्य के इतिहास में आते हैं। अर्थात जो छंद मुक्त हों, जिसमें जो छंदोबद्ध नहीं है, जिसमें छंद नहीं हो, जो हम आम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही गद्य भाषा है। अर्थात सामान्य बोलचाल के शब्दों को ही गद्य भाषा के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि काव्य पद्य तो छंदोबद्ध होता है, छंद युक्त होता है और यह छंद मुक्त होता है। अर्थात इसमें छंद नहीं होता है, इसमें कहीं भी छंद दिखाई नहीं देता। तब हम देख चुके तो उपन्यास के बाद नाटक की ओर चलते हैं। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने वाले, जो रंगमंच पर, अच्छा जो मंच पर जो सामने अभिनय के माध्यम से प्रकट की जाती है उसको हम नाटक कहते हैं। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से देखी जाने वाली कथा को, देखी जाने वाले अंकों को ही हम नाटक कहते हैं। अर्थात नाटक कई अंकों में होता है, नाटक में कई अंक होते हैं और जो रंगमंच पर दिखाई दिया जाए, जो रंगमंच पर कार्य हो, रंगमंच पर जो परिणय लीला दिखाई जाए, मंच पर जो प्रेम लीला दिखाई जाए, मंच पर जो अंकों को दिखाया जाए वही नाटक कहलाता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से होती है। नाटक नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ सात्विक भावों का प्रदर्शन करना होता है। सात्विक भाव नाटक का अर्थ होता है अपने अंदर क्या विचार हैं, क्या भाव है, उसको सात्विक रूप में प्रकट करना ही, अर्थात जिस तरह है उसको उसी रूप में प्रकट कर देना ही नाटक कहलाता है। अर्थात
रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाने वाले सात्विक भावों को ही नाटक कहते हैं। अर्थात जो हमारे सात्विक भाव, जो हमारे मन के अंदर, जो हमारे अंदर कलाएं हैं, उन कलाओं को हम रंगमंच पर प्रदर्शित कर देते हैं, दिखा देते हैं सबके सामने, वही नाटक कहलाता है। यह नाटक नट धातु से बनता है। जो नाटक शब्द है इसकी उत्पत्ति नट धातु से होता है। नट से अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। नट से अभिनीत अभिनय होने के कारण नाटक कहलाता है। नट धातु तो है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि अभिनय करना, अर्थात अभिनय प्रदर्शित करना ही नाटक है। इसे ही हम नाटक कहते हैं। इसका संबंध मुख्यतः महापुरुषों से होता है। इसके रचना कार्य अपनी तुलना में उस व्यक्ति के अधिक महत्व देते हैं जिसका वह संस्मरण रचित करता है। अर्थात इस नाटक में जो नायक है, जो प्रधान है, उसके चरित्र को ही स्पष्ट रूप में ज़्यादातर दिखाई जाए। जो महापुरुषों के चरित्र को दिखाया जाए वही नाटक है। रेखा चित्र में किसी चरित्र का कलात्मक तथा भावात्मक चित्र प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कलात्मक और भावात्मक दोनों तरह के चरित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। यही नाटक कहलाता है। अर्थात कलात्मक भावों को प्रदर्शित करना ही नाटक कहलाता है। अपने विचारों को प्रदर्शित करना नाटक है, क्योंकि आपकी कलाएं होती हैं। अगर कलाएं नहीं है तो कुछ नहीं था। कलाओं के द्वारा ही अपने अंदर की भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना ही नाटक कहलाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण रचनाकारों में श्री नारायण चतुर्वेदी, पद्मश्री शर्मा, बनारस दास चतुर्वेदी आदि जैसे प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। नाटक के बाद आता है यात्रा वृत्त। जिस गद्य रचना में लेखक के द्वारा किसी यात्रा के प्रत्यक्ष ज्ञान का यथावत कलात्मक वर्णन किया जाए वही यात्रा वृत्ति है। अर्थात जिस गद्य रचना में लेखक के प्रत्यक्ष ज्ञान का और उनकी कलात्मकता का वर्णन किया जाए वही यात्रा वृत्त है। इसके रचना का विषय स्थलों की यात्रा का सौंदर्य प्रदर्शित करते हैं। अर्थात उसको जो सुंदरता है, जो मधुरता है, उसके यात्रा के अपने मधुरता को प्रकट करते हैं, वही यात्रा वृत्त है। आचरण, खान पान, रहन सहन और राजनीतिक पहलू आदि के रूप में यात्रा वृत्त भी होता है। अर्थात हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हमारा वहाँ का आचरण कैसा है, हम किस रूप में उसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, हमारे खान पान, यात्रा में खान पान, इन सब का को प्रदर्शित करना ही यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त के आता है भेंट वार्ता। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके उसे चरित्र, व्यवहार आज सभी का उसके संबंधी सभी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही भेंट वार्ता है। अर्थात सक्षम प्रकट करता है वह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। साहित्यिक रूप से रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट कर करना, साहित्यिक रूप से रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट करना वह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। भेंट, चर्चा, विषय सूची, साक्षात्कार था कई रूपों में देखा जाता है। फिर आता है पत्र साहित्य। जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचय अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को, अपने संबंधियों को, महत्वपूर्ण समस्याओं को विशेष आदर सम्मान के द्वारा अपने भावों को उनके सामने प्रकट करते हैं पत्र के माध्यम से, वही पत्र साहित्य। अर्थात समुचित रूप में किसी के सामने प्रदर्शित करना, उसको दिखाना ही मुख्य उसके आधार माने जाते हैं। अब उसके बाद आता है डायरी। जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथिबद्ध, समयबद्ध और क्या उसमें देखी गई है, इन्हें को प्रदर्शित करने को ही रचना या डायरी कहते हैं। इसमें डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के उन्होंने सबसे पहले प्रकाशित की थी। वेद तीर्थ की जेल डायरी को नरदेव शास्त्री ने सर्वप्रथम प्रदर्शित किया था, वहीं प्रथम डायरी मानी जाती है। अतः एकांकी
अर्थात एकांकी एक नाटक अंक का ही आधार माना जाता है। हमने जैसे कहा कि नाटक, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनेक नाटकों को प्रदर्शित किया था, अपने कलाओं को दिखाया था, वही नाटक है। अर्थात अपने कलाओं को दिखाने का कार्य हरिश्चंद्र महान विद्वान ने किया था। इस युग में अन्य नाटककारों में उदय शंकर भट्ट और सेठ गोविंद दास जैसे माखनलाल चतुर्वेदी महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। संस्कृत और बांग्ला के नाटकों का प्रचंड अध्ययन किया गया था, उसी का एक आकार एकांकी भी माना जाता है। अर्थात एकांकी एक अंक के नाटक को कहा जाता है। जैसे नाटक कई अंक के होते हैं, रंगमंच पर अपने अभिनय को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वह नाटक, वो अभिनय कई अंकों तक चलता रहता है और जल्दी समाप्त नहीं होता। 5 अंक, 7 अंक, 10 अंक का चल रहा है। उसी तरह एकांकी होता है एक अंक का। एकांकी एक अंक का अर्थात एक अंक के नाटक को ही एकांकी कहा जाता है। अर्थात एकांकी नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें एक अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाए, पूरा अंक, पूरा दृश्य समाप्त हो जाए, वही एकांकी है। जिनके कारणवश रचनाकारों एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र रचना स्वीकार कर लिया है। रचनाकारों ने एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र रचना स्वीकार कर लिया है। जयशंकर प्रसाद एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट जैसे एकांकी को ही प्रथम रचना माना है और यही उनकी प्रथम रचना एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। जयशंकर प्रसाद एकांकी उपन्यास के रचनाकार, उन्होंने एक घूंट जैसे हिंदी के प्रथम एकांकी को ही मुख्य घटना माना है। फिर जाता है जीवनी। किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को, उनकी घटनाओं को, उनके दृश्यों को, उनके समस्याओं को, उनको अच्छाइयों को दिखाना ही, व्यवस्थित रूप में दिखाना ही जीवनी है। उसमें व्यक्ति विशेष के विशेष छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का वर्णन किया जाता है। फिर आता है आत्मकथा। जब कोई लेखक अपने जीवन के प्रमुख घटनाओं, अपने गुण दोषों या विवेचन जैसे अनेक दृश्यों को अपने भाव के द्वारा उसको प्रदर्शित करता है, दिखाता है, वही आत्मकथा है। यह संस्मरण होती है। इसमें लेखक अपने जीवन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आत्मकथाओं में को दिखाता है। जैसे डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन, उग्र की रचनाएं विशिष्ट रूप से उन्होंने प्रदर्शित किया था। बच्चन और पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को विशेष रूप में प्रदर्शित किया है। आत्मकथा के रूप में डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा और डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन ने उग्र की रचनाओं के रूप में विशिष्ट रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया है। फिर आता है रेखा चित्र। हिंदी गद्य रचना में किसी वस्तु विशेष घटना या भाव को अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाना ही रेखा चित्र है। संस्मरण किसी तथ्य या स्मरणीय को किसी विशेष तथ्यों के द्वारा दिखाना ही संस्मरण है। अर्थात शैली में प्रकट किया जाता है, जो शैलीबद्ध हो वही संस्मरण है। किसी तथ्य या संस्मरणीय घटना को ज्यों का त्यों ही यथार्थ रूप में दिखा देना ही और वह शैलीबद्ध हो वही संस्मरण है, वही उसी को संस्मरण कहा जाता है। फिर आता है आलोचना। आलोचना शब्द का अर्थ होता है किसी पदार्थ तथा आदि का परीक्षण स्पष्ट रूप से करके, सही रूप से कर किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करते हैं। किसी घटना का हम सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करते हैं और अवलोकन के बाद ही जो हम अपने विचार विश्लेषण प्रकट करते हैं वही आलोचना के रूप में जाना जाता है। अर्थात उसमें हम कुछ अपने विचार को डालते हैं, कुछ अपने भाव को डालते हैं, वही आलोचना रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है गद्य काव्य, जिस रचना में कविता के गुणों को समावेश किया जाता है, जिसमें कविता के गुणों को समावेश किया जाए वही गद्य रचना होता है। उसमें गद्य काव्य कहते हैं। गुणों का समावेश छंद के बिना संभव हो। अर्थात जहाँ पर किसी रचना में कविता के गुणों का समावेश बिना छंद के होता है, छंद से वो काव्य
छंद से मुक्त होता है वही गद्य काव्य कहलाता है। फिर आता है लघु कथा। लघु कथा एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान की अपनी छाप को छोड़ा है, वही लघु कथा जानी जाती है। हम हिंदी गद्य साहित्य के मुख्य भूमिका को इतना बहुत है, इतना हम पढ़ लिए हैं, इतना काफ़ी है। अब इनको हम आगे कल पहले पाठ का अध्ययन प्राप्त करेंगे, या तो पद्य साहित्य के इतिहास को आगे हम देखेंगे, कल देखेंगे।